हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर रूम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद। इसे छाया उत्तर काल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद। हिंदी का एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी ऐसे बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताएंगे, सभी की रचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद करवा देंगे। आपको कभी नहीं भूलेगा, पूरी ज़िंदगी भी नहीं भूलेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रगतिवाद, इसकी प्रगतिवाद की शुरुआत कब होती है? 1936 से और 1942 तक ये चलता है। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध ने किया था। गजानंद माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका प्रवर्तक पंत जी को माना जाता है, सुमित्रानंद पंत, जो छायावादी लेखक हैं। उनकी एक रचना है युगांत। युगांत से उन्होंने घोषणा की थी कि छायावाद का अंत, यहाँ से छायावाद का अंत होता है, यहाँ से प्रगतिवाद शुरू होता है। तो इनकी एक रचना थी क्या? युगांत। युगांत प्रगतिवादी रचना मानी जाती है इनकी। तो युगांत इनकी एक रचना थी, यहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए, एक प्रगतिशील लेखक संघ बनाया गया था। सबसे पहले ये 1935 में पेरिस में हुआ था। किसके नेतृत्व में? हेनरी बारबोज के नेतृत्व में। तो 1935 में ये जो है हेनरी बारबोज के नेतृत्व में ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो E.M. फास्टर थे। तो इसको भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और इसी के इसमें दो लेखक, भारत के भी दो लेखक शामिल थे, एक सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। तो इसी के तर्ज पे 1935 में भी लंदन में ये जो है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ? लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं। फिर लंदन में होती है तो विदेश में हो गया। अब भारत में भी इसकी स्थापना होती है। प्रोग्रेसिव जो है राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना भारत में कब होती है? 1936 में। कब होती है? 1936 में होती है। किसके मदद से? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर की मदद से होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं, शुरू से देखते हैं। यहाँ से देखिए, लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। तो इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, 1934 ईस्वी में गॉर्गी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना होती है। कहाँ पे? रूस में। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा कि 1934 में गॉर्गी के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ लेखक की स्थापना होती है। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। यह विश्व का क्या था? पहला लेखक संगठन था। लेकिन यहाँ पे सन 1935 में हेनरी बारबूज की पहल पर पेरिस में E.M. फास्टर के, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, E.M. फास्टर के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, की स्थापना होती है। देखिए, इसी जो प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई थी पेरिस में, इसी में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। तो उसी के तर्ज पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लंदन में भी इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। और यहाँ पे दिया और नाम भी दिए हैं, जैसे ज्योतिष घोष हो गया, K.M. भट्ट हो गया, हिरेन मुखर्जी हो गया, एस सिन्हा हो गया, मोहम्मद दीन तासीन हो गया। तो इन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर को आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं को दोनों को पूछा जाता है। तो इन्होंने इसी के तर्ज पे कहाँ पे? भारत की तरफ से सर्वप्रथम लंदन में जुलाई में 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। किसकी? भारतीय प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना की। अब देखिए, ये तो हो गया विदेश में। अब भारत में इसकी स्थापना कब होती है? तो आइए देखते हैं भारत में। अब देखिए, यहाँ पे
करीब 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना इंग्लैंड में की गई। अभी देखिए प्रगतिवादी सैद्धांतिक आधार पर मार्क्स, यहाँ पे देखिए ये जो प्रगतिवाद है ना, ये मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था कि 1936 में ये लखनऊ में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुंशी प्रेमचंद होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे बताया गया प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स है। आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद है। देखिए जो राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद है। इसे ही मार्क्सवाद बोलते हैं। अब देखिए इस यहाँ पे है डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युग वाणी खड़ी बोली की प्रथम, यहाँ पे देखिए सॉरी मैंने युगांत बता दिया, युगवाणी है। युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। देखिए बच्चन सिंह ने किसको माना है? सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अब देखिए डॉक्टर गणपत गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा में जो इनकी रचना है करुण सरसई, तो यहाँ पर रामेश्वर करुण की जो रचना है करुण सरसई, उसको जो है प्रथम प्रगतिवादी कवि मानते हैं। देखिए रामेश्वर करुण को प्रथम प्रगतिवादी कवि और उनकी काव्य को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं? सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख कवि जो है कालक्रमानुसार इनके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं केदारनाथ के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे केदारनाथ के बारे में। अब देखिए केदारनाथ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। इसके इंपॉर्टेंट कवि कौन कौन है? केदारनाथ है, नागार्जुन है, और शिवमंगल सिंह सुमन है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं और इनकी रचनाओं को भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखिए केदारनाथ सिंह मैंने बोल दिया था, यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल हैं। अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है कमासीन बादा में हुआ था। और इनका जन्म 1911 में हुई थी और मृत्यु 2000 में हुई थी। और इनके माता पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद और माता का नाम घिसिट्टी था। और इनकी पत्नी का नाम था पार्वती। अब देखिए इनकी प्रथम जो रचना थी वो क्या थी? युग की गंगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में एक बालेंदु उपनाम से ये जो है कविताएं या रचनाएं करते थे। किसके नाम से? बालेंदु उपनाम से। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम केदारनाथ अग्रवाल है। लेकिन शुरुआत में इन्होंने बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे, वो भी ब्रज भाषा में। तो यहाँ पर रचनाएं करते तब वो ब्रज भाषा में कविता सवैया छंद में लिखते थे। अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से की है। तो देश विदेश की कविताएं शीर्षक से जो विदेश की कविताएं हैं उनका अनुवाद किया है। अब देखिए यहाँ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको हम आपको याद करवा देते हैं। प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं, यहाँ देखिए इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है, आइए देखते हैं। देखिए एक रचना इनकी है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, मुंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। आगे है कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्म गंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई पृथ्वी। यहाँ पे देखिए बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न, यहाँ पे क्या है? बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। तो अब इसको हम ट्रिक से आपको बता देते हैं। देखिए गंगा जो है ना, गंगा नदी अभी आपको पता ही होगा, गंगा नदी अभी अपनी यौवन अवस्था में है, मतलब गंगा अभी अपनी युवा अवस्था में है। और जो साउथ की जो नदियां हैं गोदावरी हो गई, वो क्या है? अपने
ढलान अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है, लेकिन अभी ये जो गंगा है ना वो अपनी युवा अवस्था में है। तो दोस्तों आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम एक ट्रिक बना रहे हैं। तो यहाँ पे गंगा अपनी यौवन अवस्था में है, मतलब अभी गंगा जो है नौजवान हो रही है। तो गंगा को क्या होता है ना, एक मनुष्य से प्यार हो जाता है जिसका नाम शांतनु रहता है। आपने महाभारत में देखा होगा कि गंगा को किससे प्यार हो जाता है, शांतनु से प्यार होता है। गंगा अभी अपनी यौवन अवस्था में है। अब देखो जब किसी लड़के को प्यार हो जाता है दोस्तों, तो उसको उसके रंग वो सब बदल जाते हैं, उसके हाव भाव भी बदल जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए गंगा, यहाँ पे जब गंगा मतलब ये गंगा का युग चल रहा है ना, जब गंगा जवान हो जाती है उसके यौवन जो है अवस्था चल रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि उससे की युग चल रहा होगा। अभी आप लोग भी जब भी पढ़ रहे होंगे, जब इंटर हाई स्कूल में जब पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपका युग चल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए गंगा जवान हो रही थी, इसका मतलब क्या है, गंगा का युग चल रहा है। तो यहाँ पे ये गंगा का युग। अब देखिए गंगा का जब प्यार हो जाता है ना, तो अब उसकी नींद में भी ऐसे लगता है कि वो बादलों में क्या कर रही है, उड़ रही है। जैसे किसी लड़की को प्यार होता है या किसी लड़के को प्यार होता है, ऐसा लगता है कि बादलों में उड़ रहा है। तो यहाँ पे नींद के बादल, मतलब गंगा के जो है नींद में भी बादलों में ऐसा लगता है कि मैं वो बादलों में उड़ रही है। यहाँ आप देखिए जैसे लोक परलोक की यात्रा कर रही है, तो लोक और यहाँ पे लोक और आलोक हो जाएगा। फिर अब देखिए जिसको प्यार हो जाता है तो उसके, आपने देखा होगा क्लास में जिस लड़की को प्यार होता है या जिस लड़की को प्यार होता है, उसके हाव भाव थोड़ा चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उसके रंग बोलने लगते हैं, वो मतलब रंग बोलते हैं उसके। तो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे रंग बोल रहा है। तो यहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब देखिए जिसको जिस लड़की को प्यार होता है या जिस लड़के को प्यार होता है ना, तो क्या करता है, आईने में बार बार अपना चेहरा देखता था कि हाँ मेरा कहीं मेरे प्रीतम तो देख तो नहीं रहा है। तो बार बार क्या करते हैं, वो आईने में अपना चेहरा देखती है। तो यहाँ पे आगे का क्या है, आईना है। फिर दोस्तों जब किसी लड़की को प्यार होता है ना, तो जब मेहंदी लगाती है ना, तो अपने प्रेमी का नाम, अपने प्रीतम का नाम छोटे अक्षरों में कहीं कोने में लिख लेती है। वो आपको दिखेगा नहीं, उसको ही दिखेगा, जो लगाया ही है उसको ही दिखेगा, उस लड़की को ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जब वो मेहंदी गंगा अपने में मेहंदी में लगा, अपने हाथ में मेहंदी लगाती है ना, तो वहाँ पे कोने में शांतनु का नाम लिख देती है। तो यहाँ पे गुल मेहंदी, तो याद याद रखिएगा गुल मेहंदी। अब देखिए पंख और पतवार, जब गंगा को प्यार होता है, आपने महाभारत में देखा होगा कि वो जो है नदी में उनको पतवार, पतवार समझते हैं, जो नदी में नाव खेने वाला होता है उसे पतवार बोलते हैं। तो पतवार लेके उनको जो है यात्रा करवाती है। तो यहाँ पे पंख और पतवार। फिर क्या होता है कि उनको गंगा काफ़ी जगह घुमाती है, तो बम्बई भी घुमाती है। तो वह बम्बई में रक्त स्नान है। आप देखिए दोस्तों गंगा बम्बई में तो नहीं गए हैं, लेकिन आप लोग इसको याद करने के लिए अभी एक ट्रिक है। तो उनको गंगा कहाँ घुमाती है, गंगा उनको मुंबई में घुमाती है, वहाँ पे स्नान कराती है। तो यहाँ पे मुंबई का रक्त स्नान। अब देखिए जब गंगा उनको इतना फेवर दे रही है, तो शांतनु भी क्या करते हैं, शांतनु को लगता है गंगा मुझसे प्यार करती है। तो गंगा के एक दिन बोल देते हैं, हे गंगे तुम मेरी हो। तो गंगे को क्या बोलते हैं, हे गंगे तुम मेरी हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हे मेरी तुम। अब देखो जब गंगा को ये बोल देते हैं शांतनु कि हे गंगे तुम मेरी हो, मैं तुमसे क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जो गंगे है ना, गंगा है, वो उनको एक प्यार की थापे मार देती है, मतलब थप्पड़ मार देती है। तो यहाँ पे मार प्यार की थापे मतलब प्रेम से मारती है कि इतना दिन क्यों लगा दिए बोलने में और पहले क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या है, गंगा उनको एक प्यार की थापे मार देती है। तो मार प्यार की थापे हो गया। अब देखिए ये काम करते हुए गंगा के जो एक गार्जियन होते हैं, गंगा के जो गार्जियन है केदारनाथ है, गंगा केदारनाथ से निकलती है ना। तो जो उनके गार्जियन है केदारनाथ, वो देख लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, खरी खरी सुनाते हैं। तो यहाँ पे कहे केदार खरी खरी, मतलब केदार क्या कहते हैं, खरी खरी उसको सुनाते हैं। तो कहे केदार खरी खरी। अब देखिए शांतनु की एक पहले से प्रेमिका होती है जिसका नाम अपूर्वा था। तो दोस्तों ऐसा ऐसा है नहीं, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा अन्यथा मत लीजिएगा, किसी को बुरा नहीं लगे, मैं ट्रिक बनाया इसको। तो यहाँ पे उनकी एक शांतनु की एक प्रेमिका थी अपूर्वा। तो अपूर्वा क्या करती है ना, अपूर्वा भी देख लेती है इनको ऐसा करते हुए। तो जब अपूर्वा देख लेती है तो जल भुन जाती है। तो जानते हो दोस्तों, कोई लड़की अगर कोई लड़की किसी लड़के से अगर प्यार कर रही है, अगर वो अपने प्रेमी को किसी और लड़की के साथ देखती है ना, तो वो जल जाती है तुरंत। यहाँ पे जल भुन जाती है। तो यहाँ पे जमुन जल तुम, तो वो क्या हो गई थी, वो जल गई थी।
तो यहाँ पे ये क्या है, जमुन जल तुम। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे क्या होते हैं, जब फिर अगले दिन क्या होता है ना कि अपूर्वा मिलने आती है। किससे मिलने आती है, तो शांतनु से मिलने आती है। तो वहाँ पे नदी, मुंबई में बीच पे मिलने जाती है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है ना कि वो पूछती है कि वो कल जो तुम्हारे साथ लड़की थी वो कौन थी, कौन थी वो लड़की, जल्दी जल्दी बोलो कौन थी, बोल बोलो कौन थी वो लड़की। तो यहाँ पे वो पूछती है बोल बोल वो लड़की कौन थी। तो यहाँ पे बोल बोल अबोल। तो यहाँ पे इनकी एक रचना थी, बोल बोल अबोल। अब क्या करती है, वो एक पत्थर उठा लेती है शांतनु को मारने के लिए सर पे कि बोलो कौन लड़की थी। तो यहाँ पे देखिए जो पत्थर उठा लेती है, पत्थर मतलब शिला उठा लेती है, शिला। तो मारने के लिए उठा लेती है लेकिन मारती नहीं है, नीचे वो पत्थर में फेंक देती है। तो शिला क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जो शिलाएँ तोड़ती है, तो मतलब कि उसने क्या किया था, शिला को तोड़ दिया। तो जो शिलाएँ तोड़ते हैं, अब फिर क्या करती है, जो अपूर्वा को बहुत परेशान होती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके मन में आता है कि आत्महत्या कर लूँ। तो आत्महत्या करने का उसके विचार आया। तो यहाँ पे आत्महत्या से आत्मगंध, क्या है, आत्मगंध। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर वो आत्महत्या करने के लिए कहीं पे जाती है। तो वहाँ पे क्या देखती है कि बहुत सारी हरियाली थी, बसंत का मौसम चल रहा है दोस्तों। बसंत के मौसम में बहुत सारे फूल होते हैं, पृथ्वी हरी भरी होती है उस समय, गेहूँ सरसों के फूल लगे होते हैं, गेंदा के फूल, बहुत सारे गुलमोहर, बहुत सारे फूल लगे होते हैं। तो पृथ्वी की हरियाली देखकर ना उसकी आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो उसकी देखिए यहाँ पे अनहारी हरियाली। तो उसकी आंखें जो है हरियाली देख के क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो यहाँ पे खुली आंखें, तो उसकी आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो खुली आंखें खुले डैने, क्या देख के खुली थी, हरियाली देख के और फूल, फूल मतलब पुष्प देख करके। तो यहाँ पे ये हो गया अनहारी हरियाली, खुली आंखें, पुष्पदीप। फिर क्या होता है, बसंत का मौसम चल रहा है, हमने अभी क्या आपको बताया, बसंत का मौसम चल रहा है। बसंत के मौसम में वो पृथ्वी को देख के क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। पृथ्वी को देख कर क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पे बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा। मैं आपको एक बार फिर से इसको याद करवा देता हूँ। देखिए युग की गंगा, जब गंगा को प्यार हो जाता है ऐसा लगता है उसका युग चल रहा है। तो फिर वो क्या होता है, नींद में भी बादलों में ऐसे लगता है वो बादलों में शांतनु के साथ जो है उड़ रही है। तो यहाँ पे युग की गंगा, फिर यहाँ पे नींद के बादल, फिर लोक परलोक की यात्रा करती है गंगा। तो यहाँ पे लोक और परलोक। अब देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, जब गंगा को प्यार हो जाता है तो उसके क्या होते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। तो उसके रंग बोल रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ उसको कई चीज़ से प्यार हो गया है। फिर क्या करती है, वो बार बार आईने में अपना चेहरा देखती है। तो यहाँ पे आग का आईना, फिर मेहंदी लगाती है अपने हाथों में। फिर उसमें अपने प्रेमी का नाम, शांतनु का नाम एक कोने में लिख देती है। आप नहीं देख पाएंगे, जो इसको प्यार होता है वही समझ सकता है। अब यहाँ देखिए पंख और पतवार। तो गंगा उनको जो है पतवार लेके नदी में घुमाती है, तो यहाँ पंख और पतवार। फिर बम्बई में भी घुमाती है, वहाँ पे स्नान कराती है। तो यहाँ पे मुंबई का रक्त स्नान। फिर क्या होता है, शांतनु उसको बोल देते हैं कि हे गंगे तुम मेरी हो। फिर गंगा जी उनको क्या करती हैं, गंगा जी उनको एक प्यार के थपेड़े मार देती है, चपेट मार देती हैं। तो यहाँ पे मार प्यार की थापे। फिर उनके गंगा जी के गार्जियन जो देख लेते हैं कि केदार, तो कहे केदार खरी खरी, मतलब खरी खरी उनको सुनाते हैं। फिर देखिए शांतनु की जो गर्लफ्रेंड है वो भी देख लेती है, अपूर्वा देख लेती है। फिर अपूर्वा क्या हो जाती है, जल भुन जाती है। फिर कहती है, जब अगले दिन मिलती है तो पूछती है कि बोल बोल वो कौन था, बोल 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 अबोल। फिर क्या करती है, एक पत्थर उठा लेती है, पत्थर उनके सर पे मारने के लिए, लेकिन सर नीचे पटक देती है, पत्थर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो शिलाएँ तोड़ते हैं। अब आगे देखिए वो फिर आत्महत्या करने जाती है। तो आत्महत्या करने जाती है, लेकिन पृथ्वी की जो हरियाली देख के, अनहारी हरियाली देखिए, अनहारी हरियाली देख के उसकी आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है, उसकी आंखें खुल जाती है। वो फूल देख के उसकी आंखें खुल जाती है। तो उस समय बसंत का मौसम चल रहा था, वो पृथ्वी को देख कर क्या हो गई, खुश हो गई थी। यहाँ बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। अब अगला जो लेखक आते हैं नागार्जुन। तो दोस्तों नागार्जुन जो ये प्रगतिवाद के जो ये सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नागार्जुन की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नागार्जुन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोग जो है जरूर से जरूर याद रखिएगा। देखिए नागार्जुन का जन्म 1911 में होता है, इनकी मृत्यु 1988 में होती है। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तरौनी। तरौनी यहाँ पे दरभंगा में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तरौनी हुआ है, दरभंगा बिहार में।
इनका मूल नाम था, इनको नागार्जुन से लोग जानते थे साहित्य क्षेत्र में, लेकिन इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। ये अपने उपनाम से कविता लिखते थे। यात्री यात्री जब संस्कृत और मैथिली में कविता लिखते थे तो उस समय यात्री नाम से लिखते थे, और बाकी नागार्जुन नाम से लिखते थे। इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था यात्री नागार्जुन। और एक नाम था इनका बाबा। क्या नाम था? बाबा। इसको भी याद रखिएगा, इनको बाबा ही लोग कहते थे। इनको माली भी लोग कहते थे। क्या नाम था इनका? माली। और इनको एक नाम और था, गांव में इनको ठक्कर मिसिर के नाम से बुलाते थे। क्या? ठक्कर मिसिर के नाम से बुलाते थे। ये सब नाम है, इनको आप लोग याद रखिएगा। मिसिर, ठक्कर मिसिर, गांव में इनको बुलाते थे। तो इनका क्या नाम हो गया? इनका नाम यात्री हो गया, नागार्जुन हो गया, बाबा हो गया, माली हो गया, ठक्कर मिसिर हो गया। ओरिजिनल नाम इनका वैद्यनाथ मिसिर है। तो इनको सब साहित्य क्षेत्र में यात्री या नागार्जुन के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। देखिए इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में आप पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए नागार्जुन का पहला जो साहित्य उपनाम था यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से क्या करते थे? कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की जो खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति। खड़ी बोली में इनकी जो सबसे पहली प्रकाशित रचना होती है वो राम के प्रति है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 1935 में एक पत्रिका जो साप्ताहिक पत्रिका थी विश्व बंधु, उसमें इनकी पहली रचना राम के प्रति प्रकाशित हुई थी। अब आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। देखिए यहाँ पे युगधारा। युगधारा क्या है? युगधारा इनकी युगधारा इनकी रचना है। इसके बाद सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। तो इनकी ये रचनाएं हैं। अब देखिए नागार्जुन कृत भस्मांकुर जो रचना है ना, एक खंड काव्य है। खंड काव्य दोस्तों जैसे किसी पौराणिक कथा होती है, उससे एक खंड उठा लेते हैं, छोटा सा खंड उठा के उस पर रचना करते हैं, तो उसे खंड काव्य बोला जाता है। ये बैरवे और छंद में लिखी गई थी। नागार्जुन देखिए मैथिली भाषा में पत्रहीन, यहाँ पे पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से, यहाँ पे क्या लिखा था? शीर्षक काव्य लिखा था। इसमें 52 कविताएं थी, और इसी पे इनको क्या एक पुरस्कार मिला था जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। तो इनकी एक रचना जो पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक नाम से इन्होंने एक काव्य लिखा था, इसमें 52 कविताएं थी। इसी पे इनको क्या मिला था? 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब देखिए नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा की अस्थाई भाव है के संदर्भ में एक लिखते हैं कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र मतलब जैसे चुनाव में घोषणा पत्र होता है ना, कि मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये काम करूँगा इसी। तो ये इनका जो प्रतिहिंसा की अस्थाई भाव है, यही इनका घोषणा पत्र है, मतलब मैनिफेस्टो है। तो दोस्तों आइए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे ट्रिक से। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं कि ये जो नागार्जुन के जो युगधारा है ना, युगधारा एक लड़की थी। क्योंकि नागार्जुन जो है ना, ये उनसे प्यार करते थे, युगधारा से प्यार करते थे। नागार्जुन क्या करते थे? युगधारा से प्यार करते थे। अब देखिए युगधारा जो बहुत चंचल लड़की थी, बहुत चंचल थी, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। तो यहाँ पे देखिए युगधारा एक रचना थी इनकी, युगधारा। अब क्या है, युगधारा जो बहुत चंचल थी, बहुत कलर कलर के कपड़े पहनती थी। यहाँ सतरंगे पंखों वाली थी। यहाँ पे मतलब सतरंगे पंखों वाली थी, तो वो कई सतरंगे पंखों वाली कपड़े पहनती थी। तो यहाँ पे युगधारा जो है सतरंगे पंखों वाली। अब देखिए फिर क्या होता है ना, जो युगधारा और ये नागार्जुन पढ़ाई करते रहते हैं दोनों, तैयारी जैसे आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरह युगधारा और नागार्जुन भी तैयारी करते रहते हैं। तो नागार्जुन का क्या होता है, ये नागार्जुन का एक एग्जाम में हो जाता है उनका, मतलब जो सेना में हो जाता है उनका, आर्मी में भर्ती आती है, उसमें नागार्जुन का हो जाता है। तो नागार्जुन जो है चले जाते हैं और फिर बोल के जाते हैं कि मैं जल्दी ही आऊँगा। तो उनको फिर वापस उनका इंतज़ार करते करते जो युगधारा है ना, उसकी आंखें पथरा जाती है। उसकी आंखें क्या हो जाती है? उनके इंतज़ार में पथरा जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्यासी पथराई आंखें। तो युगधारा की जो आंखें हैं ना, वो उनके इंतज़ार में क्या हो जाती है? पथरा जाती है। तो यहाँ पे प्यासी पथराई आंखें।
अब देखिए युग धारा उनके प्यार में क्या हो रही है, चल रही है, भस्म हो रही है। तो यहाँ पे भस्मांकुर उनके प्यार में क्या हो रही है, भस्म हो रही है। किसके प्यार में, नागार्जुन के प्यार में। तो यहाँ पे देखिए तालाब की मछलियाँ, तो ना तो युग धारा कभी जो है बगीचे में जाके रोती है अकेले में बैठ के, कभी नदी के किनारे जाके रोती है, तो कभी तालाब के किनारे बैठती है। तो तालाब के किनारे बैठती है तो वहाँ पे क्या देखती है कि मछलियाँ देखती हैं, तालाब की मछलियाँ। फिर क्या होता है ना कि जब युगधारा फिर सुबह सुबह ना खिचड़ी डाल के या सुबह सुबह खाना बना के तुरंत जाती थी, जिस गांव का जो रास्ता होता था वहाँ पे जाके देखती थी कि कहीं नागार्जुन तो आ तो नहीं रहे हैं। तो उस समय दोस्तों मोबाइल नहीं होता था कोई, आज तो बहुत सारे साधन हो गए, मोबाइल हो गए, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, तो बहुत सारे सिस्टम है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, चिट्ठियाँ लिख के लोग बात कर लिया करते थे, कभी कोई महीने 2 महीने में 4 महीने में। तो उस समय ऐसा नहीं था कि मोबाइल से वीडियो कॉल या ऐसे बात कर लो। तो उस समय सब लोग इंतज़ार करते थे या चिट्ठियाँ लिखते थे। तो वो क्या करते थे, जो युग धारा है वो सुबह सुबह खाना बना लेती थी और जाके उनके रास्ते पे देखती थी कि दिन भर इंतज़ार करती थी। अब देखिए एक दिन क्या करती है कि युगधारा खिचड़ी डाल देती है, खिचड़ी डाल देती है तो विप्लव उसका एक भाई रहता है, पड़ोस का भाई रहता है, तो उससे बोलती है कि जाकर देखो कि नागार्जुन आ तो नहीं रहे हैं। तो विप्लव जाके देखता है, फिर आके वापस बोलता है कि हाँ हमने देखा, नहीं आ रहे। वो बोलते हैं कि फिर सही से देखा कि नहीं देखा, बोलते हैं हाँ हमने देखा। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तो विप्लव क्या करता है, विप्लव देख के आता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा, नहीं आ रहे हैं। तो खिचड़ी विप्लव हमने देखा। अब क्या करती है युगधारा, एकदम परेशान हो जाती है, फिर वो क्या करती है पत्र लिखती है। तो दोस्तों उस ज़माने में पत्र भी चलते थे। तो युगधारा क्या करती है, उनको लेटर लिखती है, और लेटर में लिखती है कि तुम तो बोले थे, तुमने तुमने कहा था तुम जल्दी लौट आओगे, अभी तक आए नहीं, इतने साल हो गए। तो यहाँ पे तुमने कहा था, मतलब तुमने कहा था कि तुम जल्दी लौट आओगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। तो यहाँ पे मैं तुम्हारी बाहें फैला कर इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाहें फैलाकर इंतजार कर रही हैं, तो यहाँ पे 1000 बाहों वाली, मतलब 1000 बाहें फैलाकर क्या कर रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अभी तक तुम आया नहीं। फिर इसके बाद कहती है कि तुमने हमें अपनी एक तस्वीर भी नहीं दे के गई, जिसको देखकर मैं अपनी जी लूँ, ज़िंदगी जी लूँ। तो यहाँ पे तुम्हारे याद में, तुम्हें याद करने के लिए तुम्हारी कोई ऐसी निशानी भी नहीं दे के गए हो। तो तुम्हारे एक फटा पुराना जूता है, उसी को देख कर मैं जो है जी रही हूँ। तो यहाँ पे पुरानी जूतियों का कोरम, तो उनके क्या है, उनकी एक पुरानी जूतियाँ थी, मतलब उनके जूते थे जो नागार्जुन के, तो वही उसको देख कर क्या करती थी, वो याद करती थी। अब क्या होता है कि यहाँ पे नागार्जुन भी उसकी जवाब देते हैं, पत्र जब उनको मिलता है, वो पत्र क्या करती है ना कि पत्र नग्न भेज देती है। नग्न मतलब उसके ऊपर कवर ववर नहीं डालती, वैसे ही पत्र भेज देती है। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि तुमने पत्र ऐसे ही भेज दिया था, नग्न भेज दिया था। तो यहाँ पत्रहीन नग्नगाछ इनकी एक जो रचना है, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में। तो इसको भी याद रखिएगा। तो पत्र उसने क्या नग्न ही भेज दिए। तो ये नागार्जुन जवाब लिख के पत्र का जवाब लिख के उसको बता रहे हैं कि तुमने जो है पत्र को नग्न भेज दिया था और मेरे दोस्तों ने उसको पढ़ लिया, और पढ़कर जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब फिर आगे लिखते हैं, नागार्जुन आगे लिखते हैं कि तुम्हें बादल बहुत पसंद हैं। देखिए इनकी इतनी रचनाएं तो हो गई, लेकिन और रचनाएं जो एक्स्ट्रा रचनाएं हैं, मैं उसको बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए और रचनाएं, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगी और रचनाएं, इसको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे नागा बादल को घिरते हम देखा हमने, देखो जब बादल को घिरते देखते थे ना नागार्जुन, तो उनको जो है ना युगधारा की याद आती थी, क्योंकि बादल जो है युगधारा को बादल बहुत पसंद थे। जब बारिश होती थी तो युगधारा बहुत प्रसन्न होती थी। तो यहाँ पे जब बादल को घिरते देखा, ये पत्र में कौन लिख रहे हैं, नागार्जुन लिख रहे हैं। तो पत्र में लिखते हैं कि जब बादल को घिरते हमने देखा तो तुम्हारी याद आई, और तुम्हारी याद आई तो हम लोग अपने खेत में क्या कर रहे थे, पसाड़ी निकाल रहे थे। दोस्तों जब बरसात का मौसम होता है, आषाढ़ का मौसम चलता है, तो उस समय जो पसाड़ी होता है ना, खेत में पानी भरा रहता है, तो उसमें पसाड़ी, तो उस समय बोलते हैं कि हम लोग आषाढ़ के मौसम में हम लोग क्या निकाल रहे थे, पसाड़ी निकाल रहे थे। फिर वहाँ पे जो तुम मुस्कुराई थी, जो तुम्हारी दंतुर मुस्कान थी, वो मुझे बहुत याद आती है। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारी जो दंतुर मुस्कान थी वो क्या होती है, मुझे बहुत याद आती है।
फिर बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि तुम्हारी जो दंतुर मुस्कान है वो मुझे बहुत याद आती है। तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, सिंदूर भी खरीद लिया है, तुम्हारी मांग सजाऊंगा। तो यहाँ पे सिंदूर तिलकित भाल, क्या है, सिंदूर तिलकित भार, सिंदूर तिलकित भाल। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं कि अगर मेरी तुम गाथा सुनोगी। यहाँ पे हम लोग कैसे ड्यूटी कर रहे हैं भाई, सेना की जो हमारे आर्मी जो ड्यूटी करती है, बहुत दिक्कत होती है ना, कहीं पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं पे रेगिस्तान में ड्यूटी करती है जो हमारी आर्मी है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पे जो नागार्जुन ड्यूटी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी जो गाथा सुनोगी तो तुम रो दोगी। तो यहाँ पे ये हरिजन गाथा, इनकी एक रचना है, हरिजन गाथा है। और बोलते हैं कि मैं रेगिस्तान में हूँ, यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब भाग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकाल, और उसके बाद क्या होता है कि सब भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सब भाग जाते हैं। हम के बोल रहे हैं कि हम केवल यहाँ पे 5 लोग हैं जो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 पूत भारत माता के, 5 लोग ही हैं क्या कर रहे हैं, जो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 पूत जो है भारत के। तो इसको भी याद रखिए। एक रचना इनकी कालिदास है, तो इसको भी याद आप लोग याद रखिएगा। तो ये इनकी रचना हो गई। देखिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। युगधारा इनकी गाँव की एक लड़की थी और इनसे प्यार करती थी। और इसके बाद नागार्जुन के जो है यहाँ पे नौकरी लग जाती है। तो फिर नागार्जुन क्या करते, चले जाते हैं ड्यूटी करने, आर्मी में उनकी नौकरी लग जाती है। तो यहाँ पे लेकिन युगधारा बहुत चंचल लड़की थी, वो सतरंगे तरह के कपड़े पहनती थी। तो यहाँ पे युगधारा और सतरंगी पंखों वाली फिर क्या होती है, उसको बोल के जाते हैं कि मैं जल्दी लौटूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। तो उसकी आंखें देख के पत्थर, वो इंतज़ार करते करते उसकी आंखें क्या हो जाती है, पथरा जाती है। तो प्यासी पथराई आंखें, फिर युगधारा उनके प्यार में क्या हो रही है, जल रही है, भस्म हो रही है, भस्मांकुर। फिर यहाँ पे कभी तालाब के किनारे बैठ के मछलियाँ देखती है, कभी वो जाके बगीचे में रोती है अकेली में। फिर क्या होती है, सुबह सुबह खाना बना के उनके जो गांव का रास्ता होता है उस पर जाके देखती है, इंतज़ार करती है। तो एक दिन खिचड़ी खिचड़ी डाल के बिबलोक बोलती है कि जाके देखो। तो फिर बिबलोक बोलता है कि हमने देखा, वो नहीं आ रहे हैं। फिर क्या है, फिर वो पत्र लिखती है। पत्र में क्या कहती है कि तुमने कहा था तुम जल्दी लौट आओगे, मैं तुम्हारी बाहें फैला के इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 1000 बाहों वाली। फिर गए, तुम्हारी याद के लिए कोई तस्वीर भी नहीं है, तुम्हारा एक पुराना जूता है, उसे देख कर मैं जीती हूँ। तो यहाँ पुरानी जूतियों का कोरम हो गया। फिर इसके बाद कहते हैं कि फिर पत्र का वो जवाब देते हैं कि जब बादल घिरता है, जब बादल घिरता है आसमान में तो तुम्हारी याद आती है। तो एक इनकी रचना है, बादल को घिरते देखा है। फिर कहते हैं कि आषाढ़ में जब बादल घिरते थे, पानी बरसता था, आषाढ़ में हम लोग पसाड़े निकालने जाते थे। तो वहाँ पे जब मुस्कुराती थी, तुम्हारी दंतुर मुस्कान देखकर मैं क्या हो जाता था, फिदा हो जाता था। तो यहाँ पे इनकी एक रचना है, तुम्हारी दंतुर मुस्कान। फिर कहते थे तुम्हारे लिए मैंने सिंदूर भी खरीद लिया है, सिंदूर तिलकित भाल, एक रचना है। फिर कहते हैं 5 पूत जो है भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे अकाल पड़ा है और बाकी सब लोग यहाँ से चले गए हैं। और बोलते हैं कि युगधारा तुमने जो है पत्र को नग्न भेज दिया, तो हमारे दोस्तों ने भी पढ़ लिया। तो यहाँ पत्रहीन नग्नगाछ इनकी एक रचना है, जिसमें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिलता है। और ये देखिए प्रगतिवाद की ये सलाहका पुरुष कहे जाते हैं दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। और इनकी और सारी रचनाएं हैं, जैसे हिमालय की बेटियां, भूमजा, रवि इनके प्रति, अपने खेत में। देखिए अपने खेत में जब पसाड़े निकाल रही थी, यहीं इसीलिए हम यहाँ पे आपको बताया था कि अपने खेत में जब पसाड़े निकाल रहे थे तो उनकी दंत्र मुस्कान देख के क्या हो जाते, पीदा हो जाते हैं। तो फिर ये इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं नागार्जुन कृत जो भस्मांकुर है, ये खंड काव्य है। अभी हमने आपको बताया ये बैरवे छंद में लिखी गई, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नागार्जुन मैथिली में ये इनकी एक रचना है, मैथिली में इनकी रचना है, हिंदी में नहीं। पत्र नग्न, यहाँ पत्रहीन नग्नगाछ, जिसपे 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब देखिए यहाँ पे नागार्जुन जो है, बच्चन सिंह नागार्जुन के बारे में क्या कहते हैं कि ये नागार्जुन की कविताएं जो है नुक्कड़ कविताएं हैं। नुक्कड़ कविताएं मतलब जो नुक्कड़ पे 4 लोग बैठ के बोलते हैं, उसी तरह की कविताएं इनको बोलते हैं। आगे नागार्जुन के राजनीति के कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये राजनीति पे भी लिखते थे। ये इनकी एक पंक्ति है कि जो भी रोजी रोटी की बात करेगा वो निश्चय ही साम्यवादी या मार्क्सवादी कहलाएगा। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं इनकी, आगे मिलेगी वो पंक्तियां। तो यहाँ पे इनके बादल को गिरते देखा हमने, पसाड़ी, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुर मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास और हरिजन गाथा,
अकाल और उसके बाद। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। देखिए ये नागार्जुन प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है इनको, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए अगले जो कवि हैं ना वो शिवमंगल सिंह हैं। तो शिवमंगल सिंह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं और इनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए शिवमंगल सिंह का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है। तो इनके जन्म जो है 1915 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, झगरपुर उन्नाव में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। दोस्तों इनका मूल नाम था क्या, मूल नाम इनका था शिवमंगल सिंह, लेकिन इनको जो है सुमन सुमन उपनाम से भी जानते थे। सुमन, यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन इनको जानते थे। और इनकी प्रथम रचना जो है ना, प्रथम जो संग्रह है वो हिल्लोल है। वो 1939 में ये आई थी, प्रकाशित हुई थी। तो आइए इनको जो है ट्रिक से हम लोग याद करते हैं शिवमंगल सिंह को। अब देखिए दोस्तों इनकी पहले रचनाओं को देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं। देखिए इनकी पहली रचना क्या है, हिल्लोल है। और अगली रचना है जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी के बारात, वाणी की व्यथा, यहाँ पे पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी उन्मुक्त, यहाँ पे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब देखिए शिवमंगल सिंह की प्रसिद्ध जो कविताएं हैं, गुनिया का यौवन, शिवमंगल सिंह सुमन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। तो इनकी ये रचनाएं हैं और इनकी ये 3 प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए हम ट्रिक से देख लेते हैं। सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए इनकी भी ऐसी ही कहानी थी। नहीं नहीं, ये इनकी थोड़ा डिफरेंट कहानी थी। इनको मैं यहाँ पे एक जो इनकी आगे सुमन लगा है ना दोस्तों, ये सुमन आपको बहुत काम करेगा याद करवाने में इसको। तो सुमन मतलब यहाँ पे हम एक लड़की को ले रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। तो यहाँ पे सुमन एक लड़की है जिससे गुनिया भी इसकी दोस्त है। समझ रहे हो दोस्तों, गुनिया इनकी जो सुमन की दोस्त है और गुनिया जो है सुमन से प्यार करती है। यहाँ पे गुनिया क्या है, लेस्बियन है। तो लेस्बियन की आप कहानी जानते हो, लेस्बियन में क्या होता है, लड़की लड़की से प्यार करती है। तो यहाँ पे गुनिया जो है ना वो सुमन से प्यार करती है। सुमन यहाँ पे हमने लड़की बनाया है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो जो है गुनिया क्या करती है, सुमन से प्यार करती है। अब जो है गुनिया जो है सुमन से प्यार करती है, तो ये तो नॉर्मल तो है नहीं, और उस समय का समाज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज का समाज खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। इससे हमारे गांव में ऐसी एक घटना घटी थी, फिर समाज से जो है बहुत परेशानी हुई थी उस लड़की को। तो दोस्तों यहाँ पे गुनिया जब सुमन से प्यार करती है तो ये नॉर्मल नहीं है, समाज के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। विदेश में बहुत सारे लोग आगे सामने आए हैं इनके हक में, लेकिन अभी भारत में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारा वो जो है कानून तो इसकी इजाज़त दे दिया है, लेकिन समाज अभी नहीं दिया है। तो दोस्तों गुनिया और सुमन जो है ना दोस्त थी, काफ़ी अच्छी दोस्त थी। और गुनिया जो है काफ़ी उसका ख्याल भी रखती थी सुमन का, कि भाई जो जिससे प्यार करेगा उसका तो ख्याल रखेगा, उसके लिए तो जान भी दे देगा। तो यहाँ पे जो है गुनिया जो है सुमन दोस्त थी, दोनों कलकत्ते में रहती थी। कहाँ रहती थी, कलकत्ते में रहती थी। तो यहाँ पे गुनिया का यौवन, गुनिया अपनी यौवन अवस्था में थी। जैसे अभी हमने बताया कि गंगा अपनी यौवन अवस्था में थी, उसी प्रकार यहाँ पे गुनिया भी अपनी यौवन अवस्था में है और वो सुमन से प्यार करती है। तो दोनों कलकत्ते में रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं, कलकत्ते में रहती हैं। तो यहाँ पे पहले हो गया गुनिया का यौवन, और ये दोनों कहाँ पर रहती हैं, कलकत्ते में रहती हैं। और उस समय कलकत्ते में अकाल पड़ा था। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पे गुनिया को कोई टेंशन नहीं, अकाल पड़ा है कि क्या पड़ा है, उसको कुछ लेना ही देना नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। सुमन से मतलब सुमन को जाती है, सुमन के ही सपने हमेशा देखती है, उसके साथ हमेशा रहने के लिए सोचती है। तो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो उसकी ज़िंदगी हिलोले मार रही। तो मतलब जैसे कभी जब सुमन के बारे में जब गुनिया सोचती है ना तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब समाज के बारे में सोचती है ना तो जो टेंशन में आ जाती है। तो उसकी ज़िंदगी ना इधर कभी इधर सोचती है, कभी उधर सोचती है, मतलब हिलोले मार रही है। जैसे समुद्र में कभी लहर आती है, ऐसे हिलोले मार रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो सुमन के बारे में सोचती है तो खुश हो जाती है, जब समाज के बारे में सोचती है तो दुखी हो जाती है। तो उसकी ज़िंदगी क्या है, उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा था वो कोई नहीं समझ सकता था। यहाँ पे चल रही, यहाँ पे उसकी ज़िंदगी जो चल रही थी, चल रही यहाँ पे कुदाली, इसको याद रखिएगा।
फिर उसकी ज़िंदगी में क्या हो, हिलोले मार रही थी। हिलोले मतलब इधर उधर हिल रही थी, तो हिलोले मार रही थी, यहाँ पे हिलोल, तो यहाँ पे ये हिलोल हो गया। अब क्या है, उसके जीवन के जो गान है, उसके जीवन के जो गीत है, उसको कोई नहीं समझ सकता, केवल उसकी जो है गुनिया ही समझ सकती है। तो उसके जीवन के जो गान है, जीवन के मतलब उसकी जो कहना चाहती है, जो बोलना चाहती है, अपने अंदर घुट घुट के जी रही है, किसी को बता नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों ये तो नॉर्मल है नहीं कि कोई किसी को बता दे कि हाँ मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। लड़के से प्यार करती है तो बता सकती है, लेकिन लड़की से प्यार करती है तो वो अपनी दिल की बात बता ही नहीं सकती। वैसे लड़के भी, अगर कोई यहाँ पे गे हो जाए लड़के, अगर या उसका टेस्ट दूसरा हो, तो वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि समाज का इतना डर है। तो यहाँ पे उसके जीवन का जो गान है, उसके जीवन की जो बात है ना, वो किसी को नहीं बता सकती। तो यहाँ पे जीवन के गान, तो उसकी जीवन को ज्ञान नहीं, मतलब गान नहीं बता सकती, क्योंकि उसका जो जो युग चल रहा था ना, वो उसके मोल को समझ नहीं सकता। क्योंकि युग जो चल रहा था, उसकी मोल को, उसकी हृदय की बात को समझ नहीं सकता था। कि यहाँ पे युग का मोल, मतलब युग उसकी हृदय की बात, उसके हृदय का मोल समझ नहीं सकता। यहाँ पे युग का मोल। अब देखो, अगर उसकी ये बात किसके घर वाले या समाज को पता चल जाता, तो भाई प्रलय आ जाता है। भाई लड़की लड़की से प्यार करे या लड़का लड़के से प्यार करे, तो प्रलय आ जाएगा ना। तो समाज में उसके घर वाले अगर पता चला है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या आ जाता है, प्रलय आ जाता है। तो यहाँ पे प्रलय सृजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रलय क्रिएट हो जाएगा। जैसे किसी के घर पता चल जाए, आप ही दोस्तों, आप अगर आपके घर पता चल जाएगा आप लड़के हो और किसी लड़के से प्यार करते हो, तो आपके घर में भी प्रलय आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रलय सृजन। लेकिन क्या करती है कि गुनिया एक दिन सुमन को बता ही देती है कि वो जो है सुमन को चाहती है। फिर सुमन को क्या होता है, विश्वास ही नहीं होता। अरे दोस्तों सही बात है, अगर कोई दोस्त आपसे बोलेगा कि वो आपसे प्यार करता है, लड़का है और आप भी लड़के हो, या आप लड़की हो और आपसे कोई आपकी लड़की फीमेल दोस्त अगर बोल दे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो आपका विश्वास ही नहीं होगा कि क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है। तो यहाँ पे विश्वास उसका बदल गया, तो विश्वास बदलता ही गया। तो सुमन का क्या हो गया, सुमन का विश्वास बदल गया कि ये क्या बोल रही है। तो फिर इसके बाद क्या होता है ना कि सुमन जो है, सुमन का वो हिल नहीं पाती, मतलब उसका दिमाग स्थिर हो जाता है, दिमाग उसका शून्य हो जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, वो एक जगह स्थिर हो जाती है। मतलब विंध्य या हिमालय पर्वत की जगह क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, चल ही नहीं पाती, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं काम करता, शून्य हो गया दिमाग उस सुमन का। तो यहाँ पे विंध्य हिमालय। फिर क्या करती है सुमन जो है ना, जब उसको जान जाती है, सुमन उससे मिलना बंद कर देती है। किससे मिलना बंद कर देती है, गुनिया से। तो गुनिया बहुत परेशान हो जाती है, गुनिया रोती है, बहुत मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो खुद मिलती ही नहीं। स्कूल भी सुमन ने आना बंद कर दिया, और गुनिया का उसके घर पे जाती तो घर पे भी नहीं मिलती। तो गुनिया अकेले में रोती है, उसके उसके हृदय की बात अब कोई समझ नहीं सकता। जब सुमन खुद नहीं समझ रही, सुमन से जब प्यार करती है, सुमन ही नहीं समझ रही, तो दूसरा कौन समझेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या करती है गुनिया ना, जो मिट्टी के खिलौने बनाती है सुमन का, उसमें बनाती है उसका, सुमन का पुतला बनाती है, उसके साथ खेलती है। तो अपनी बारात, मिट्टी की जो बारात बनाती है, मिट्टी के जो खिलौने बनाती है, उसमें अपनी खुद की बारात बनाती है, और उसमें खुद जो है दूल्हा बनती है, और सुमन को क्या करती है, दुल्हन बनाती है। तो यहाँ पे मिट्टी की बारात, अपनी मिट्टी की बारात बनाती है, जिसमें जो है खुद दूल्हा बनती है, और सुमन को क्या बनाती है, दुल्हन बनाती है। तो यहाँ पे मिट्टी की बारात, तो मिट्टी के खिलौने मतलब मिट्टी की बारात बनाती है वो। फिर अब सुमन की जो हृदय है, उसकी वाणी, उसकी व्यथा को कोई समझ नहीं सकता दोस्तों। तो सही बात है, कोई प्यार करता है अगर, अब उसकी हृदय को कोई जो है समाज समझ नहीं सकता, उसके घर वाले नहीं समझ सकते, तो उसकी जो है वाणी की व्यथा कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे वाणी की व्यथा, तो ये हो गया। फिर अब देखो क्या होता है कि सुमन काफ़ी रोती है, काफ़ी जो है सॉरी सुमन नहीं, ये गुनिया काफ़ी रोती है, उसके जो है सुमन को याद करके काफ़ी रोती है। लेकिन जो उसकी एक तस्वीर है सुमन की उसके साथ में, तो उसको हमेशा देखती रहती है, और देख के उसको याद करती है। तो यहाँ पे उसकी, उसको देख के उसकी आंखें ही नहीं भरती, उसके इंतज़ार में। तो यहाँ पे देखिए, पर आंखें भरी नहीं, तो नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी, मतलब उसकी तस्वीर देख देख कर भी उसकी आंखें क्या है, नहीं भरी, हमेशा देखती रहती है। तो यहाँ पे गुनिया सोचती है कि काश हम पंछी होते तो खुले गगन में क्या करते, उड़ जाते हम दोनों साथ में। मतलब गुनिया का सोच, उस समय सोचने का ये माहौल है
कि दोस्तों काश अगर वो पंछी होती तो ये समाज इसका डर नहीं होता, ये जो जो युग है इसका डर नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्या पंछियों में ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन दुनिया ऐसे सोच रही होती। अगर हम पंछी होते तो हमें समाज का डर ही नहीं होता, तो हम क्या होते, उन्मुक्त जो है ये खुले गगन में उड़ जाते। तो यहाँ पे देखिए, तो इनकी जो अगली रचना है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो दोस्तों ये था इनकी जो है रचनाएं कुछ थी, जो ये हमने ट्रिक से याद कर लिया। तो एक बार मैं आपको ये ट्रिक से फिर से बता देता हूँ। देखिए क्या है, गुनिया जो है ना, गुनिया और सुमन दोनों दोस्त थी। गुनिया की यौवन अवस्था चला था, मतलब गुनिया भी नौजवान हो रही थी, अपने नौजवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी। उसको सुमन से प्यार हो जाता है, और वो दोनों कहाँ पे रहती थी, कलकत्ते में रहती थी। उसे कलकत्ते में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन सुमन को इस बात की सॉरी गुनिया को इस बात की टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि उसको तो प्यार हुआ, तो अपने उसमें थी। उसके भी रंग बदल गए थे गंगा जी की तरह। तो उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा था उसको पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे चल रही कुदाली, तो ज़िंदगी में जो चल रहा था चल रही थी, तो यहाँ पे चल रही कुदाली। तो उसकी ज़िंदगी अभी हिलोल मारती। हिलोल मतलब समझ रहे हो दोस्तों, कि यहाँ पे गुनिया जब सुमन को याद करती थी तो बहुत खुश होती थी, लेकिन जब ये जमाने को याद करती थी, अपने घर परिवार को याद करती थी, उसका मन दुखी हो जाता था। फिर यहाँ पे उसकी ज़िंदगी कभी हिलोले मारते, कभी इधर कभी उधर, यहाँ पे ज़िंदगी हिलोले। फिर जीवन के गान, फिर क्या करती है, उसके जीवन के मतलब उसकी व्यथा को कोई समझ नहीं सकता, तो उसके जीवन के गान को कोई क्या कर सकता है, समझ नहीं सकता। ये युग, ये जमाना उसके जीवन के गान को क्या करता है, नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे युग का मोल, मतलब उसके उसके युग का कोई मोल नहीं था। फिर इसके बाद अगर वो किसी को बताती, घर में बताती या समाज में बताती, तो क्या हो जाता, प्रलय आ जाता, प्रलय सीजन हो जाता। फिर इसके बाद जब उसने सुमन को बता दिया तो उसको खुद नहीं विश्वास हुआ, तो उसका विश्वास ही बदल गया। तो यहाँ विश्वास बदलता ही गया। और इसके बाद फिर क्या है, सुमन जो है हिल नहीं पाती, तो हिमालय की तरह वहाँ पे क्या हो गई, स्थिर हो गई थी। बिंद हिमालय की तरह क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो उसका दिमाग क्या हो गया था, शून्य हो गया था। यहाँ पे पर आंखें भरी नहीं, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है, सुमन में उसको मिलना बंद कर देती है। फिर क्या, वो मिट्टी की मिट्टी की जो है पुतले बनाती है, मतलब उसमें बारात बनाती है, बाराती बनाती है, और खुद को दूल्हा बनाती है, और सुमन को क्या करती है, दुल्हन बनाती है। फिर इसके बाद करते, उसके दिल की, उसके वाणी की व्यथा को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे वाणी की व्यथा। फिर इसके बाद उसकी जो तस्वीर है उसको देखकर उसकी कभी आंखें भरती ही नहीं थी, तो यहाँ पे पर आंखें नहीं भरी। फिर वो सोचती है कि काश हम पंछी होते तो हम उड़ जाते। तो यहाँ पे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं। तो इसको आप लोग याद, एक दो बार वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद याद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इनके शिव मंगल सिंह की ये प्रसिद्ध जो कविताएं थे, इसको भी हमने याद करवा दिया। देखिए गुनिया का यौवन और कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, वो प्रसिद्ध कविताएं थी। तो अब अगला जो कवि है ना, वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं, वासुदेव त्रिलोचन के बारे में देखते हैं। देखिए वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म 1917 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। चिरानी पट्टी में हुआ था, चिरानी पट्टी सुल्तानपुर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था क्या, वासुदेव था। इनका मूल नाम क्या था, वासुदेव सिंह था, और इनका उपनाम था त्रिलोचन। इनके आगे त्रिलोचन लगाया ना, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो इनका जो उपनाम था, इनका नाम त्रिलोचन था। अब देखिए दोस्तों, इनके जो प्रथम संग्रह है वो धरती है। इनका प्रथम संग्रह क्या है, धरती है। तो दोस्तों इनकी भी कहानी कुछ गंगा मतलब नागार्जुन जैसे ही है। इनकी भी कहानी किसके, इनकी भी कहानी कुछ अनकही कहानी भी इनकी भी उसी तरह है। तो आइए इनके जो है काव्य कृतियों के बारे में हम लोग ट्रिक्स देखते हैं। तो इनका हम लास्ट से देखेंगे। तो इनकी भी अनकही जो कहानी थी ना, कुछ ऐसे ही थी जैसे नागार्जुन की थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं नागार्जुन के सॉरी इनका क्या बोलते हैं, त्रिलोचन की रचनाएं देखते हैं। तो देखिए इनकी जो कुछ ऐसी कहानी थी, तो यहाँ पे देखिए इनकी भी अनकहनी, यहाँ पे अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो मतलब इनकी भी कुछ कहानी मतलब वैसी ही है। तो इनका यहाँ पे अनकहनी भी कुछ कहनी है। अब देखो ये क्या है ना, जो त्रिलोचन है, त्रिलोचन एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम था अमोला।
दूसरा दोस्तों जिसका नाम था क्या, अमोला। अमोला से प्यार करते हैं और ये उसी उनकी स्कूल में ही अमोला पढ़ती है। तो अमोला से ये प्यार करते हैं और अमोला उनकी क्लासमेट है। अब देखिए ये लेकिन डरते हैं, बहुत डरते हैं, उसको बोल नहीं पाते। तो अपने दोस्तों को बताते हैं। दोस्तों आप लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे, तो जब आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, अगर आप उसको बोल नहीं पाते तो अपने फ्रेंड को मदद लेते हैं। जैसे आप आपने कभी ज़िंदगी में आपके हुआ ही होगा ऐसा, तो जिसकी ज़िंदगी में हुआ वो जानते होंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे है अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मैं अमोला से प्यार करता हूँ, ये उसके नाम का एक गुलाब है। कहते हैं कि उसके नाम का ये फूल लो और उसको दे देना। अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि उसके नाम का ये गुलाब है और इसको जो है दे देना मेरी बुलबुल को। मतलब ऐसे कुछ, ये असभ्य भाषा है लेकिन याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक फूल है, गुलाब का फूल है। तो आप देखिए फूल नाम एक का, उसके नाम का एक गुलाब का फूल है, उसके नाम का एक फूल है, ये तुम लोग उसको जाके दे देना। तो उनके दोस्त क्या करते हैं, डरते रहते हैं। उनके दोस्त क्या होता है, डर जाते हैं कि अरे यार कहीं पकड़ ना लिया जाए, तो पकड़ लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टीचर अगर प्रिंसिपल को उसने बता भी दिया तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके दोस्त मना करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब चाहे तुम लोग जैसे करो, मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें सौंपता हूँ, अब तुम लोग इसको इस काम को चाहे जैसे करो। तो जानते हो फिर क्या करते हैं, उनके दोस्त जाके उसको गुलाब दे देते हैं, अमोला को गुलाब दे देते हैं। तो अमोला से बोलती है कि क्या तुम भी जो है त्रिलोचन से प्यार करती हो। तो अमोला कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। वो तुरंत जवाब नहीं देती, बहुत चालाक लड़की है। तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। फिर काफ़ी दिन हो जाता है, फिर कोई जवाब ही नहीं आता। कॉलेज भी आती है लेकिन बोलती ही नहीं कभी कि हाँ त्रिलोचन मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि या नहीं प्यार करती हूँ, कुछ बोलती ही नहीं। फिर उनका एक दोस्त रहता है अरघान। त्रिलोचन का एक दोस्त क्या रहता है, यहाँ पे अरमान अरमान करके दोस्त रहता है, लेकिन अरमान मत आप अरघान समझिएगा। तो अरमान करके एक उनका दोस्त रहता है। उनसे बोलते हैं कि यार कोई जवाब तो आया नहीं, कि अगर उसने बताया नहीं कि वो प्यार करती है कि नहीं करती है, तुम जाके पूछो ना उससे। तो अरमान भी डरता रहता है कि अरे यार कैसे पूछूं, डर लगता है। कह रहे नहीं जाके पूछो, तुम तो उसके उसके जनपद के ही हो, मतलब उसके ज़िले के ही हो तुम। तो यहाँ उसके जनपद के हो और तुम कवि भी हो। मतलब अरमान कवि था, मतलब कविता भी करता था अरमान। तो कह रहा है कि अरमान तुम तो उसके जनपद के हो, मतलब उसके ज़िले के हो और तुम कवि भी हो। तुम अपने शब्दों में, मतलब कवि के शब्दों में तुम उसको जाके बोलना और मेरी मेरी थोड़ी तारीफ करना, जिससे वो मुझसे क्या हो जाए, पढ़ जाए। तो यहाँ पे हो जाए कि यहाँ पे अपने शब्दों में, तो यहाँ पे शब्द एक से एक रचना है इनकी शब्द। अब इसके बाद क्या है ना, उसके उसके प्यार में वो दिनों दिन जलते रहते हैं। कौन, त्रिलोचन जलते रहते हैं उसके प्यार में। तो यहाँ पे दिनों दिन जलते हैं, तो उसके प्यार में मतलब ताप के ताए दिन, मतलब दिनों दिन उसके प्यार में क्या होते हैं, जलते रहते हैं, तो उसके ताप में जलते रहते हैं। यहाँ ताप के ताए हुए दिन। अब क्या होता है कि अरमान भी पता नहीं जाके बोलता है, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आता। फिर भी क्या होता है, जवाब नहीं आता। तो ये इनका एक दोस्त रहता है दिगंत दिगंत, जिसका नाम था क्या, दिगंत। तो दिगंत नाम था, तो उससे भी बोलते हैं कि यार पता नहीं तुम लोग कैसे बात किए, उसको पूछे कि दिए कि नहीं, गुलाब दिए कि नहीं दिए। तो मेरी बुलबुल को तुम लोग गुलाब दिए कि नहीं दिए। तो उसका कुछ जवाब ही नहीं आया। तो दिगंत बोलता है कि हाँ हम लोगों ने तो कहा था। कहते हैं मेरे बुलबुल को गुलाब दिए कि नहीं दिए, हाँ गुलाब और बुलबुल। तो दोस्तों फिर दिगंत बोलता है कि हाँ हम लोगों ने उसको बोला था, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे ये हो गई इनकी रचनाएं। दोस्तों इनकी एक रचना धरती है। तो बोलते हैं कि यार अगर वो मुझे नहीं मिली तो ये धरती फट जाए। अरे यार मुझे नहीं मिल रही तो ये धरती मेरे लिए किसी काम की नहीं, धरती फट जाए, मैं उस धरती में क्या हो जाए, समा जाऊँ। तो यहाँ पे इनकी ये रचनाएं हो गई। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए इनके क्लासमेट है, में त्रिलोचन की क्लासमेट है अमोला। अमोला देखिए इनकी यहाँ पे रचना है। देखिए अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2792 संग्रहित है। तो इनकी एक रचना अमोला। तो इनकी क्लासमेट है अमोला, एक लड़की है, और त्रिलोचन उससे प्यार करते हैं। लेकिन उनकी भी कुछ कहानी, जैसे गंगा जी से ही उनकी कुछ कहानी है।
तो यहाँ पे अनकही भी कुछ कहनी है, यहाँ पे अनकहनी भी कुछ कहनी है। फिर क्या करते हैं, उसके नाम के फूल लाते हैं और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि ये फूल मेरे बुलबुल को दे देना। मतलब वो लोग बोलते हैं कि वो डरते हैं कि उसने कहीं शिकायत कर दी प्रिंसिपल से तो फिर हम लोग को पत्ता साफ हो जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये काम तुम लोगों को सौंपता हूँ, तुम लोग चाहे जैसे करो, तुम्हें सौंपता हूँ। फिर इसके बाद वो लोग जाके अमोला को बोलते हैं, अमोला फिर कहती हैं कि हाँ मैं बाद में बताऊँगी। फिर जवाब नहीं आता, काफ़ी दिन बीतता है। तो फिर अरमान को बोलते हैं कि यार अरमान, जवाब तो आया नहीं, तुम तो उसकी जनपद के हो और कभी भी हो, तुम यार अपने शब्दों में मेरी तारीफ़ कर दो जिससे वो पड़ जाए मुझे। फिर यहाँ पे देखिए, फिर वो उसके प्यार में क्या करते हैं, दिनों दिन उसके ताप में जलते रहते, उसके प्यार के ताप में क्या होते हैं, जलते रहते, ताप के ताए दिन। फिर इसके बाद इनका एक फ्रेंड रहता है दिगंत दिगंत को बोलते हैं यार ये तुम लोग गुलाब मेरे बुलबुल को दिए नहीं, क्या थे यहाँ पे गुलाब और बुलबुल। तो कह रहे यार यार ये धरती तो फट जाए, मैं उसमें क्या हो जाऊँगा, समा जाऊँ, जब अमोला ही नहीं मिल रही तो मैं जी के क्या क्या करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, आप लोग इनको याद रखिएगा। ये तो या एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये याद हो गया होगा, शायद याद हो गया भी होगा, नहीं तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आएगा। तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो देखिएगा कितना सिंपल तरीके से आपको ये उस समय याद आता है, कहानी याद आएगी आपको। अब देखिए अमोला जो है ना, अमोला त्रिवचन की अवधि काव्यकृति है, इसमें 1990 में प्रकाशित हुई थी और इसमें जो है 2792 संग्रहित हैं। अब देखिए हिंदी में सीनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध थे, तो इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो रांगे रागे रागे राघवन का मूल नाम यहाँ पे त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। तो जो रागे राघव हैं, इनकी 3 यहाँ आख्यान काव्य लिखे हैं जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा भी नहीं ज़्यादा जाता है, तो इसको हमने ट्रिक नहीं बनाई है। तो यहाँ पे इनकी आप लोग 3 रचनाएं याद कर लीजिएगा। एक है अजय खंडहर और दूसरा है मेधावी और तीसरा है पंचाली। तो अजय खंडहर, मेघावी, पंचाली 3 की रचनाएं हैं। अब देखिए अजय खंडहर में 3 शीर्षकों में यहाँ पे देखिए झनकार और ललकार हुंकार से यहाँ पे अस्तालिन ग्राद युद्ध के यहाँ पे कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अजय खंडहर में 3 शीर्षक थे, झंकार ललकार हुंकार से, जो यहाँ पे अस्तालिन ग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों के बारे में वर्णन किया गया है। तो रागेन राघव जो 2 अन्य कृतियाँ इनकी है जो मुक्तक काव्य है, ये क्या है, पिघलते पत्थर और जो है राह के दीपक, पिघलते पत्थर और राह के दीपक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रगतिवादी कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल की देखते हैं। यहाँ देखिए धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह गगन है। यहाँ पे धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुठैया शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने उनको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको यहाँ पे गोली जैसे चलते देखा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। अगला इनकी कब पंक्तियाँ हैं, आपका लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। तो यहाँ पे आज का लेखन जो है आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। अगला इनकी पंक्तियाँ हैं कि कविता यूं ही नहीं बन जाती बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। तो ये तो बात सही है दोस्तों, जब किसी की प्यार हो जाता है ना, तो जब किसी के याद में कोई तड़पता है, दूर हो जाता है, तो वो क्या होता है, शायर हो जाता है, कवि बन जाता है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कविता यूं ही नहीं बन जाती बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी, तभी कविता बनती है। फिर अगली पंक्तियाँ हैं
कि माझी ने बनायो बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। अगला पंक्तियाँ हैं, बाप बेटा बेचना है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटौली डाल के गावत है गुणवंत। तो ये उस समय की रचनाएं हैं। आगे उन लिखते हैं कि काटो काटो काटो, करवी मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में, बस जीवन में बड़ हिंसा क्या है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगला है नागार्जुन। नागार्जुन की पंक्तियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, याद आता मुझे अपनी तरौनी ग्राम। देखिए, इनके तरौनी बिहार में इनका जन्म हुआ था ना, तो यहाँ कहते हैं याद आता है मुझे तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। तो वहाँ की लीचियाँ और आम उनको याद आती है। अगली पंक्ति में लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो इसका मतलब क्या है ना, कि जो भूखे लोग होते हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा था कि कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है और चक्की के जो है वो मतलब उसमें अनाज नहीं पीसे जाते हैं, तो कई दिनों तक जो है उसके पास का क्या होता है, कानी कुतियस होती है। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं ये। आगे अगली पंक्ति है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया, मतलब आज रोया या तुम रोए। तो यहाँ पे कालिदास की एक रचना है, उसमें इंदुमती के मृत्यु पर जो शोक करता है, तो उस शोक में बोलते हैं कि कालिदास तुम रो रहे थे कि ये जो तुमने करेक्टर बुना था वो रो रहा था। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो कालिदास सच सच बतलाना। तो बहुत अच्छी इनकी पंक्तियाँ हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है खून खाए, यहाँ पे सहतहीरों पर 12 खड़ी विधाता बाधे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। तो यहाँ पे खून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाधे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। यहाँ पे अगली पंक्ति लिखते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे बादल को घिरते देखा था, तब दंतुर मुस्कान किसकी दंतुर मुस्कान थी, युगधारा की। तो यहाँ पे देखो 5 पूत भारत माता के, देखिए यहाँ पे 5 पूत भारत माता के तो अब देखिए 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, अब गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो वहाँ पे 5 लोग जब रक्षा कर रहे थे भारत माता की, तो वहाँ पे एक पूत जो था वो गोली खा के क्या हो गया, तो मर गया। तो बाकी कितने बचे थे, 4 बचे थे। अब आइए देखते हैं त्रिलोचन की रचनाएं हैं, कुछ त्रिलोचन की रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, त्रिलोचन की कुछ पंक्तियां हैं, मुझे जगत जीवन का प्रेम बना रहा है प्यार तुम्हारा, यहाँ पे मुझे जगत जीवन का प्रेम बना रहा है प्यार तुम्हारा। अगला पंक्ति है, जो ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। देखिए, कोई लड़की मुस्काकर क्या करती, बात कर लेती है, तो ऐसा लगता है कि वो उसको चाहती है, इस तरह से सोचने लगते हैं लोग। तो यो ही कुछ यहाँ पे मुस्काकर तुमने परिचय की और गांठ लगा दी। आगे यहाँ पे ये इस तरह का है, तो मतलब यहाँ पे पंक्तियाँ नहीं लिखी गई हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थी। आगे लिखते हैं, जड़ता है जीवन की पीड़ा, यहाँ पे निस्तरंग पसाड़ी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। तो ये कब पंक्तियाँ थी त्रिलोचन की। आइए यहाँ पे रामधारी सिंह देखिए, रामधारी सिंह जो है प्रगतिवादी कवि में भी आते हैं, ये सांस्कृतिक चेतना है और प्रगतिवादी कवि में भी आते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है, तो ये प्रगतिवादी में भी आते हैं। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी।
देखिए रामधारी सिंह दिनकर का इनको समय का सूर्य भी बोला जाता है और अधैर का कवि बोला जाता है, मतलब समय का सूर्य बोला जाता है और अधैर का कवि बोला जाता है। इनकी काव्य कृतियाँ जो है ना, इसको हम बहुत अच्छे ट्रिक से आप लोगों को याद करवा देते हैं दोस्तों। इनकी पहले रचनाएं देख लेते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए इनकी रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी। ये उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है नीति नाटक नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए इसको ट्रिक से देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक से देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक आइए देखते हैं। देखो रेणुका और एक रसवंती है, पड़ोसी हैं। कौन कौन है? रेणुका और रसवंती जो है पड़ोसी हैं, और दोनों समधन भी हैं दोस्तों। दोनों आपस में क्या है, समधन है। क्योंकि इनकी जो रेणुका जो लड़की रहती है ना, वो रसवंती के बेटे से प्यार करती है, तो दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोनों पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में समधी हैं। कौन कौन? समधन है। कौन कौन? तो ये रेणुका और रसवंती, ये दोनों आपस में क्या है, समधन है। अधिकी दोनों में क्या होता है, पड़ोसी हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, झगड़ा तो होगा ही। और जहाँ दो महिलाएं रहती है, लड़की रहती है, तो वहाँ झगड़ा तो पक्का होता है। तो यहाँ पे देखिए रेणुका जो है ना, रेणुका और रसवंती सुबह सुबह झगड़ा हो गया। और किस लिए झगड़ा होता है कि जो ये रसवंती है ना, इसके घर का धुआं रेणुका के घर में जाता है, रसवंती के घर का धुआं रेणुका के घर में जाता है, इसीलिए झगड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब सुबह सुबह थी, दोनों में झगड़ा हो गया। तो रेणुका इधर से क्या करती है, रेणुका रेणुका उधर से हुंकार भरती है, तो इधर से रसवंती भी उनका हुंकार भरती है। तो रेणुका पहले क्या करती है, रेणुका हुंकार भरती है। हुंकार मतलब झगड़ा करती है, बहुत तेज़ी से बोलती है। तो यहाँ पे रेणुका जब हुंकार भरती है, तो इधर से रसवंती भी हुंकार भरती है। फिर क्या होता है, द्वंद्व युद्ध चालू हो जाता है। क्या होता है कि द्वंद्व युद्ध है। द्वंद्व युद्ध का मतलब यहाँ द्वंद्व गीत है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, रेणुका और रसवंती दोनों समधन हैं और दोनों पड़ोसी भी हैं। और यहाँ रसवंती के धुआं जो है रेणुका घर में जाता है, तो झगड़ा होता है। तो रेणुका उधर से हुंकार भरती है, तो जैसे रसवंती भी कहती आओ मैं तुम्हें देख लूँगी। फिर दोनों में क्या होता है, द्वंद्व युद्ध हो जाता है। फिर जो मैदान होता है ना, तो वहाँ पे उनके घर के दोनों सामने मैदान होता है, तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र जैसा बन जाता है, वहाँ पे युद्ध चालू हो जाता है दोनों में। तो यहाँ पे मैदान क्या होता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में बदल गया। तो कुरुक्षेत्र में आप जानते हैं महाभारत हुआ था। तो कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है दोस्तों। कुरुक्षेत्र में जो है ना, वो महाभारत की बात चल रही थी, वहाँ युधिष्ठिर यहाँ इसका नायक है कुरुक्षेत्र का। तो ये प्रबंध काव्य है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोनों दोनों दोस्तों समधन थे। क्या थी? समधन। तो यहाँ पे सामधेनी, सामधेनी मतलब समधन थी दोनों, तो सामधेनी है। अब यहाँ पे देखिए अगला है रश्मि रथी। रश्मि रथी मतलब एक रश्मि होती है, रश्मि। रश्मि एक किसकी बेटी है, रेणुका की बेटी है। रश्मि जो है रेणुका की बेटी है, और यहाँ पे नील जो है ना, ये रसवंती की बेटी है। तो दोस्तों रश्मि जो है, ये रश्मि जो है ये रेणुका की बेटी है। और जो ये कुसुम है, नील कुसुम, यहाँ पे कुसुम जानिएगा, नील कुसुम नहीं, नील कुसुम जो है ना, ये रसवंती की बेटी है। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों क्या है, आपस में ननद भौजाई हैं। क्या है? ननद भौजाई। रश्मि की शादी ना इसके कुसुम के भाई से हुई थी, तभी तो ये दोनों समधन हुई। तो रश्मि की जो है ननद भौजाई है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं ननद भौजाई याद करने का। तो यहाँ भी इसको याद रखिए कि रश्मि जो है रेणुका की बेटी थी, और कुसुम जो है ना रसवंती की बेटी थी। अब देखिए बात इतनी बढ़ जाती है, झगड़ा दोनों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दिल्ली जाने की बात होती है। दिल्ली में आपको पता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात होती है कि यहाँ पे मामला इतना बढ़ जाता है, आखिर मामला चला भी जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली में क्या हो जाता है, मामला कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली जो है उर्वशी मैदान है एक, वहीं में उर्वशी मैदान में ही जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे उर्वशी मैदान में सुप्रीम कोर्ट, मैं याद कराने के लिए आपको ये बनाया हूँ ट्रिक। तो उर्वशी मैदान में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज रहते हैं परशुराम। तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट मतलब उर्वशी मैदान में क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं। उर्वशी इनका एक नाट्य गीत है। तो उर्वशी मैदान में पहुँच जाते हैं।
अब सब लोग पहुँच के कोर्ट में बैठे रहते हैं और परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं। परशुराम कौन था? तो वहाँ के एक जज था। तो सब लोग परशुराम की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसके बाद परशुराम आते हैं, फिर सब लोग नमस्कार करके फिर बैठते हैं। तो परशुराम बोलते हैं कि आत्मा की आंखें खोलो, आत्मा की आंखें खोलो और हरि हरि का नाम लेके बोलो। मतलब परशुराम क्या बोलते हैं कि आत्मा की आंखें खोलो। दोनों क्यों झगड़ कर रहे हो? अपने अपने आत्मा की आंखें खोलो, किसकी गलती है? और हरि का नाम लेके क्या करो? बोलो। तो यहाँ पे हरि का हरि नाम। फिर क्या होता है कि रसवंती बोलती है कि रेणुका बोलती है कि साहब, ये जो रसवंती है इसके घर का धुआं मेरे घर में आता है। तो यहाँ पे धूप और धुआं। और फिर आगे वो बोलती है, रेणुका बोलती है कि साहब, हम लोगों को आँख में जलन हो, इसीलिए ये उसमें क्या करती है? नीम के पत्ते भी डाल देती है। जो धुआं हमारे घर में आता है उसमें क्या करती है? नीम के पत्ते भी डाल देती है। तो और बोलती है कि माय लॉर्ड जो है, इतिहास गवाह है कि जब आँख में धुआं जाता है तो आंसू आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतिहास गवाह है मतलब इतिहास के आंसू। इतिहास गवाह है कि जब धुआं आँख में जाता है तो आँख में क्या होते हैं? आंसू आते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, रेणुका रेणुका इधर से हुंकार भरती है, तो उधर से रसवंती भी हुंकार भरती है। फिर क्या होता है? दोनों में द्वंद्व युद्ध चालू हो जाता है, द्वंद्व गीत। फिर वो मैदान क्या हो जाता है? कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। फिर क्या होता है? दोनों समधन में लड़ाई हो जाती है। दोनों समधन में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। रश्मि रथी जो है रेणुका की बेटी होती है और नील कुसुम जो है ये रसवंती की बेटी होती है। अब दोनों आपस में क्या है? नंद भौजाई हैं। अब फिर मामला इतना बढ़ जाता है कि दिल्ली जाने की बात होती है। आखिर दिल्ली में भी चले गए, वहाँ पे मुकदमा कर दिया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चल रहा है। अब दिल्ली के उर्वशी मैदान में सुप्रीम कोर्ट है। अब वहाँ के जज कौन थे? परशुराम। तो वहाँ पे जज की प्रतीक्षा हो रही थी, मतलब परशुराम की क्या हो रही थी? प्रतीक्षा हो रही थी। अब जो परशुराम आते हैं, फिर क्या करते हैं कि दोनों आत्मा की आंखें खोलो, क्यों झगड़े कर रही हो? फिर कहते हैं आत्मा की आंखें खोलो और हरि का नाम लेके बोलो, क्या सच है बोलो। फिर रेणुका बोलती है कि माय लॉर्ड, ये जो है धुआं, रसवंती के घर का धुआं मेरे घर में आता है और ये जलन के कारण उसमें नीम के पत्ते भी डाल देती है, जिससे हम लोग के आँख में ज़्यादा लगे। और और कहती है कि माय लॉर्ड, इतिहास गवाह है कि जब आग में धुआं लगता है तो आंसू आते हैं। तो इतिहास के आंसू, तो ये इसके आप लोग इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जो दिनकर मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को डिप्टी कवि कहा है। तो राष्ट्रीय कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है। अब फिर जब राष्ट्रीय कवि की इनको उपाधि दे दी गई है तो रामधारी सिंह दिनकर को अब क्या दिया जाए? तो उनको बोलते हैं कि ये डिप्टी कवि है। तो ये खुद बोलते हैं कि महज डिप्टी कवि मैथिली शरण गुप्त के सामने ये कहते हैं कि मैं महज डिप्टी कवि हूँ, डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। तो इनको उपराष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है और मैथिली शरण को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पे इनको महज डिप्टी, और ये खुद जो है बोलते हैं कि मैं मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी सीएम ही मानता हूँ। फिर दिनकर को उर्वशी, देखिए इनकी एक रचना उर्वशी है। उर्वशी मैदान में क्या हुआ? तो कोर्ट था यहाँ पे, देखिए उर्वशी मैदान में। तो उर्वशी महाकाव्य महाकाव्य है। सन 1972 में इनको भारतीय पीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के लिए। तो उर्वशी जो है ये क्या है? ये गीत नाट्य है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इनको 1972 में इस पे ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनकी पंक्तियाँ हैं कुछ। एक पंक्ति है, वो द्रिग्रस्त शार्दुल बोल स्वा, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखो, श्वानों को मिलता मतलब कुत्तों को दूध भात मिलता है, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भूख से अकुलाते हैं। मतलब जैसे जो बहुत अमीर होते हैं कुत्ता पालते होते हैं ना, तो उसको कहते हैं दूध भात खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गरीब बच्चे जो अनाथ हैं उनको क्या होता है? वो क्या होते हैं? माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक कर जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे प्रगतिवाद ख़त्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। आपको कोई रचना याद करने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा, हो जाएगा, या याद हो गया भी होगा। आप केवल देख कर भी ऑप्शन उसको लगा सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।